आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्थव्यवस्था चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चार्ट्स को छापा है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, भारत जो है उसने जापान को सरपास कर लिया है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन गया है। तो ये बता रहे हैं कि कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है, फलाना धमाका, सारी चीजें बोली जा रही हैं और मैंने आपको बताया भी था। और अब कहा जा रहा है कि 2-3 सालों में हम जो हैं वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो अमेरिका चाइना के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा है? नंबर 3 स्पॉट पे जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भैया 175 डेज हार्ड चैलेंज टू क्विट पॉर्न एडिक्शन। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो हमारा शानदार कोर्स जरूर खरीदे। इसमें 175 टेक्निक्स हमने बताई हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, क्विट 60 कूपन कोड यूज करें और अभी सेल में ऑफर में 800 रुपए का मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। भारत चौथी इकोनॉमी बना, ये नीति आयोग कह रहा है। अगर आप IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की भी बात करें तो उसमें भी इस बात की पुष्टि की जाती है। साइज के हिसाब से तो भारत काफी बड़ा है, ये तो बात सच है। अब आप देख सकते हैं कि टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 में, उसमें सबसे पहले है अमेरिका, राइट। तो ये देखिए कितना ज्यादा है, लगभग 30,000 बिलियन डॉलर, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। फिर चाइना आ गया 20 ट्रिलियन डॉलर, फिर जर्मनी है 4.7, फिर उसके बाद इंडिया है 4.1 ट्रिलियन डॉलर, और यहां हल्का सा 100 बिलियन डॉलर से जो है भारत की इकोनॉमी जापान से ज्यादा है। और फिर उसके बाद यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है हर 3-3 महीने पे ये रिपोर्ट जारी करता है, इसके हिसाब से हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैंने बताया था कि पेपर और साइज अलग होता है लेकिन रियलिटी अलग होती है ना। मेरे घर में अगर 10 लोग हैं, एक परिवार वाला जो है 10 जने हैं, एक परिवार वाला 100 करोड़ कमा रहा है और बाकी 100 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बहुत अमीर हो गया, है ना। एक आदमी अमीर है, अब हो सकता है सामने देखिए कि परिवार तो बहुत अमीर है लेकिन हालात लोगों के बहुत खस्ता हाल है। यही कुछ भारत के भी हाल है। लेकिन हम पेट्रियट्स हैं, हम देशभक्त हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा देश नंबर 1 हो। भारत की बातें करता हूं, सबसे आगे हमारा देश, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। लेकिन फिर भी कमियों को देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजें बढ़ेगी नहीं। भारत की जो नॉमिनल GDP है वो 2014 से लेकर 2025 तक वो डबल हो चुकी है, ठीक है ना। और ग्रोथ 105% की हुई है 10 सालों में, बहुत अच्छी बात है। 2025 में भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है। तो भारत की नॉमिनल GDP बहुत तेजी से बढ़ी है ना। अब उसके बाद 2014, अब ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा चार्ट है ना। 2014 में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। 2014 में देखिए भारत यहां पे था, सबसे पहले था अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, फिर फ्रांस, ब्राजील, इटली, रशिया, इंडिया। अभी भी यही देश आपको मिलेंगे, लेकिन अब भारत सिर्फ पिछले 10 सालों में भारत चौथे पे आ गया है, ठीक है ना। जर्मनी को छोड़ के जर्मनी तीसरे पे आ गया है। अमेरिका चाइना तो एक ही है, लेकिन अच्छा चाइना भी अमेरिका की मदद से बना है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और ब्राजील जो है वो, ये पूरी लिस्ट वही है, ठीक है। बस इसमें रशिया आपको नहीं मिलेगा, लिस्ट वही है। लेकिन भारत इस समय चौथे नंबर पे है, 4th रैंक आई है भैया, बच्चे की क्या बात है, मजा आ गई यार। लेकिन चीजें बहुत अभी हैं, हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ वंदे भारत पे भारत आई जा रही है, दूसरी तरफ 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट है दोस्तों, मैंने इस पर लेक्चर भी किया था। तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट जो है कहा जा रहा है वो 6.2% बढ़ेगा। अब ये पूरी दुनिया का 2.5% के आसपास है। तो ग्लोबली भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए जा रहे हैं, अभी वो बिग ब्यूटीफुल टैक्स लाने वाले हैं। अगर आप बाहर से यहाँ पे रेमिटेंस भेजोगे तो उस पर भी 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली भारत इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 1990 से लेकर 2023 तक 6.7% तक है। लेकिन अगर हमको विकसित भारत बनना है तो रघुराम राजन कहते हैं कि हमको 10% से ग्रो करना पड़ेगा, कम से कम आपको 9% से ग्रो करना पड़ेगा। हमने अमेरिका की जो इकोनॉमी रही है वो 3.8% पिछले 30 सालों से, जर्मनी की 3.9%, जापान की 2.8%, हमारी हर साल ग्रोथ 6.7% रही है, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अमेरिका
ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। जर्मनी, जापान, ये जितने भी यूरोपियन देश हैं ये सब डेवलप हो चुकी हैं। यहाँ की पब्लिक भी डेवलप हो चुकी है। यहाँ का लिटरेसी सिस्टम से लेकर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब डेवलप हो चुका है। तो एक जब सैचुरेशन आ जाता है ना, तो ग्रोथ वैसे भी कम होती है। भारत अभी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ना ही हमारी पब्लिक उस तरीके से डेवलप है, ना ही हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से डेवलप है। हालांकि भारत का हेल्थ सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है दोस्तों? अभी मैं डेंटिस्ट को दिखाने गया, 400-500 में दिखा लाया अपने दांत। अमेरिका में ये 30 से 40 हजार रुपए देने पड़ेंगे। मेडिकल टूरिज्म भारत में बहुत फेमस है। दुनिया भर के लोग भारत आते हैं अपना इलाज कराने, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली टू, अगर आप कंपेयर करें अमेरिका, ये तो बात है। लेकिन फिर भी भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा है, बट उस तरीके से डेवलप नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार भारत के लिए काम क्या किया, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, भारत एक इकोनॉमिक ग्रोथ पे चला। हमने इधर उधर फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ इकोनॉमी का पाथ पकड़ा। सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जीएसटी जो आया ना, उसने इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। पहले मल्टीपल टैक्स ऑन टैक्स थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन जीएसटी ने ना भारत का टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, उस डिजिटाइजेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाता है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। ढेरों स्कीम एग्रीकल्चर और जो डिजिटाइजेशन हुआ है भारत का, उसने भी बहुत शानदार काम किया है। रेड टेपिज्म कम हुआ है, कंपनी ज्यादा लगाई जा रही हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से भारत में भी बाहर की बहुत सारी कंपनियां, जैसे एप्पल की अगर बात करते हैं, हमारे स्किल्ड लेबरर्स में वृद्धियां हुई हैं। और भी सर्विस सेक्टर जो है वो और ज्यादा फैला है। क्रिएटिव इकोनॉमी बनी है हमारी। स्टेबल फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज रही है। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक बार इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर गया था, 6% से ज्यादा भी नहीं हो, 4% से 2% से कम नहीं हो, है ना, 6 ± 4। तो यहां पे कंसिस्टेंट जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिली है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको कोई अभी पछाड़ नहीं सकता है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम ने कमाल का काम किया। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे टेक्सटाइल हो, यहां पे लगाए गए। सरकार ने बोला था कि जो इस लिस्ट में प्रोडक्ट है, अगर आप उन पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो हम आपको लैंड में भी आपको बहुत छूट मिल जाएगी, लैंड एक्विजिशन आसानी से हो जाएगा। फैक्ट्रीज में भी जो बिजली होती है उसमें भी हम आपको छूट देंगे, पैसा आपको बहुत कम देंगे। तो जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। प्राइवेटाइजेशन हुआ है सरकारी कंपनी में, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आया है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन आया है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो बड़ी बड़ी हैं उनमें नवरत्न, महारत्न में प्राइवेटाइजेशन आया है। तो इससे हुआ क्या है कि भारत की ग्रोथ बढ़िया हुई है। रोड, रेलवे, एनर्जी और डिफेंस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसने बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को उबारा, बहुत अच्छी कर दी बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ जो है। जीएसटी कलेक्शन जो है रिकॉर्ड हाई पर 2.37 लाख करोड़ एक टैक्स, तो जीएसटी ने कमाल कर दिया है यहां पे। तो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है ना। इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं तो इसमें भी बैंक्स को सपोर्ट मिला। इक्विटी मार्केट, बैंक ने पैसा दिया, ठीक है, जाओ कंपनी खोलिए, खोलो। भारत में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स है, प्राइवेट कैपिटल भी आया, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है। ये सब कुछ होता है। यंग पॉपुलेशन हमारे पास सबसे ज्यादा है। इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से नहीं, बट फिर भी सही है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हर जगह, अब आपको कंप्यूटर, नेट के बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है। भारत माला योजना है ना, और वो कौन सी स्कीम थी जिसमें हर गांव में इंटरनेट दिया जाएगा, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भूल गया हूं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो टेक रिलेटेड सर्विसेज हुई है ना, और जहां जो टेक पे जोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। भारत की पर कैपिटा आप देख सकते हैं अभी कम है। अगर आप पर कैपिटा बाकी देशों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बाकी देशों की बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। लेकिन भारत की पर कैपिटा इनकम 2878.5 यूएस डॉलर्स पर है, तो ठीक है। $3000 आप कमा रहे हो 2025 में, ये लगातार बढ़ती जा रही है, एक अच्छी बात है, ये खुशखबरी है हमारे लिए। लेकिन जहां तक जीडीपी पर कैपिटा की बात होती है ना, तो भारत टॉप 100 में भी नहीं है। अमेरिका को देखिए 90,000 है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत ऊपर हो सकता है, क्योंकि देखिए 100 रुपए में आप अमेरिका में कुछ भी नहीं खरीद सकते $1 में, लेकिन आप 100 रुपए में भारत में पूरा दिन का भरपेट खाना खा सकते हैं। यहां की करेंसी उस हिसाब से चल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे पर कैपिटा पे, जीडीपी पर कैपिटा पे, तो हम बहुत नीचे हैं, हम टॉप 100 में भी नहीं आते।
अमेरिका 90,000 पे खड़ा है, चाइना 29,000 पे खड़ा है, जर्मनी 73,000 पे खड़ा है, जापान 55,000 पे खड़ा है, यूके 64,000 पे खड़ा है, फ्रांस 66,000 पे खड़ा है, इटली 64,000 पे 63,000 पे खड़ा है, कनाडा लगभग 66,000 पे खड़ा है, ब्राजील 24,000 पे खड़ा है, हम 12,000 पे खड़े हैं। तो हम टॉप 100 पे भी नहीं है। क्या हो सकता है? रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको 2027 तक बनना है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 तक बनना है ना? तो हमको रिफॉर्मेशन की जरूरत है। डीक्रिमिनलाइजेशन, रेगुलेटरी डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए टेक ड्रिवन कंप्लायंस सिस्टम होने चाहिए। लेबर रिफॉर्म्स को जितना ज्यादा इंप्रूव करे उतना अच्छा है। अभी देखिए ग्रोथ तो हुई है, लेकिन पैसे नहीं बढ़े लेबर्स के, जो काम करते हैं उनके वेजेस नहीं बढ़े, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो अच्छा बिजनेस कमाया है। स्किल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। जब तक हम अपने युवाओं को सही डायरेक्शन, अभी भी बस सरकारी जॉब पे पीछे, नौकरियां बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। यूथ की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, भारत में अच्छी खासी है। एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है, सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। मुंबई में एक जगह आपको बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, उसी के सामने दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है, जहां पे आपकी जो किचन है ना, उतना बड़ा कमरा होता है खाली, और लोग रह रहे हैं वहां पे, और वो भी 4-5-6 हजार रुपए किराया दे रहे हैं महीने का। ये समझना पड़ेगा। शेयर्ड फैसिलिटीज, एमएसएमई, ताकि क्वालिटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। सस्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे उतना अच्छा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाना पड़ेगा, जो सप्लाई चेन है ना उसको आसान बनाना पड़ेगा, जो कि चाइना ने करके दिखाया है। पूरी दुनिया, इसीलिए तो चाइना ने सप्लाई चेन को, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, चाइना की कंपनी है वो सप्लाई चेन में एक्सपर्ट, 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा, इधर से उधर पहुंच जाएगा। बड़े बड़े, मैं शिपमेंट्स की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए। और जब तक एग्रीकल्चर, लेबर, एजुकेशन, स्किलिंग और जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सिस्टम अच्छे नहीं होंगे, जो कि नहीं है हमारे यहां। हमारे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत में नदियां हैं, तो भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। भारत का जो मौसम है वो मॉनसून टाइप है, क्लाइमेट है, तो दिक्कत नहीं है, बढ़िया बारिश होती है। आधे से ज्यादा जनता कृषि में है, रिटर्न दे रही है, लेकिन वो कांस्टेंट है, ज्यादा नहीं, 18% आउटपुट है बस। लेबर, एजुकेशन, लेबर पे हमको काम करना पड़ेगा। हमारे पास लेबर तो, बट स्किल्ड लेबर नहीं है। ऊपर से फिर लेबर के वेजेस, आज भी दोस्तों, अभी मैं कल लखनऊ में गया तो इधर तो बहुत बड़ा मॉल, बहुत मस्त डेवलपमेंट एलडीए में है, लेकिन मैं देख रहा था फुटपाथ पे कितने लेबर बेचारे सो रहे, कोई घर नहीं है उनके पास, ना ही पैसे हैं। एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे, झगड़ा करने की बजाय, हिंदू मुस्लिम करने की बजाय एजुकेशन सिस्टम, अभी भी सरकारी स्कूलों के हालात आप देखिए क्या है। स्किलिंग पे काम करना पड़ेगा। स्किल्ड लेबर, चाइना स्किल्ड लेबर पे बाजी मारता है। जुडिशियल, जजेस की कमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस सिस्टम, पुलिस को आपको पता ही है, हमारी पुलिस ट्रेंड नहीं है उस हिसाब से। तो जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंजन है उसको लगातार डेवलपमेंट देना पड़ेगा। इस इंजन को आप जितना ज्यादा डीजल दोगे उतना बढ़िया है, और अच्छी क्वालिटी का डीजल दो, और मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रिफाई कर दो, ये चीज है। बाकी एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी, क्योंकि भारत में 2014 से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी रहे, और जब एक सरकार रहती है तो इन्वेस्टर लंबे समय के लिए आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो भारत में बहुत बढ़िया रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहां पे आए हैं, है ना। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे 175 डेज हार्ड चैलेंज का लिंक दिया है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।